हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू GCE ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए थे। इस ये वाला वीडियो उसी प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ के MCQs का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in melting point depression and altered peak or a peak at a different temperatures indicate A pure drug, B altered or impure drug, C raw drug, D both A and B। हम किसी ड्रग के प्योरिटी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस मेथड से? मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से। तब अगर हमें अल्टर्ड पीक मिल रहा है या फिर जो पीक मिल रहा है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मिल रहा है, तब उस केस में हमारा ड्रग क्या होगा? प्योर होगा, एडल्ट्रेट होगा, इम्प्योर होगा, या रॉ ड्रग होगा, या फिर दोनों हो सकता है, A एंड C। सो हम जानते हैं कि हमारा जो प्योर ड्रग होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, एग्जैक्ट उसी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेल्ट होगा। और अगर ड्रग जो है वो एडल्ट्रेट होगा, मतलब उसमें किसी टाइप का अगर मिलावट होगा या फिर इम्प्योर होगा ड्रग, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने जो निर्धारित मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। इसी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गिरने को ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन। और इस मेथड से ड्रग को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ड्रग प्योर है या एडल्ट्रेंट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी। एक्सप्लेनेशंस देखते हैं इसका। सो मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड क्या होता है, बात करते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका एक कैरेक्टर होता है कि उसका एक डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इफ नॉट प्योर द सब्सटेंस विल एग्जिबिट अ डिप्रेस्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम जो ड्रग है वो या सब्सटेंस है वो प्योर नहीं है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफाइंड नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम ही होगा। उससे मतलब जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है ड्रग का, उससे ड्रग पहले ही मेल्ट हो जाएगा। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। और ड्रग के इसी कैरेक्टर का यूज करते हैं ड्रग के प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। एन अल्टर्ड पीक और अ पीक एट अ डिफरेंट टेम्परेचर में बी इंडिकेट एन अल्टर्ड और इम्प्योर ड्रग। वही बात कर रहे हैं कि अगर मेल्टिंग पॉइंट अपने निर्धारित जो रेंज है उससे नीचे अगर आता है या उसके पीक में या ऊपर नीचे कुछ होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो हम लोग को जो सैंपल ड्रग दिया गया है या तो वो एडल्ट्रेट है या इम्प्योर है। अगर जो ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट शार्प आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, तब उस केस में ड्रग प्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज रेंज ऑफ द रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन है कि ये एक मेथड है जो कि इंडिकेशन देता है किसका? पार्टिकल साइज का और पार्टिकल साइज रेंज का। ऑप्शंस हैं, ए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है DSC मीन्स डिफरेंशियल स्केलिंग कलरीमेट्री, ऑप्शन डी है मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंशियल मेथड्स। सो हमने प्रैक्टिकल लैब में हमेशा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आपको याद होगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी वाला मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक सस्पेंशन बनाते थे, उसको स्लाइड में लेके उसका पार्टिकल साइज और उसका पार्टिकल साइज रेंज काउंट करते थे। तो वो कौन सा मेथड था? वो माइक्रोस्कोपी मेथड था। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम लोग पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज रेंज डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोपी मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप इन द सॉल्यूशन इज नोन एज। ऑप्शन है, ए डेरिवेटाइजेशन, बी कॉम्प्लेक्सेशन, सी हाइड्रोट्रॉपी, डी माइक्रोनाइजेशन। सो अगर बात करूं
मैं ये एक सपोज ये एक एग्जांपल ये है बेंजीन। बेंजीन में मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, OH ग्रुप लगा देता हूँ। OH मतलब क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया। सो ये क्या बन गया, फिनॉल। सो फिनॉल क्या है, बेंजीन का एक डेरिवेटिव ही हुआ ना। हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिए तो ये बन गया फिनॉल, जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन पोलर सॉल्यूशन इज नोन एज डेरिवेटाइजेशन। अगर बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन का, तो कॉम्प्लेक्सेशन एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोट्रोपिक की बात करेंगे तो ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे एडिटिव्स डाल के उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपी। और माइक्रोनाइजेशन होता है साइज रिडक्शन। सो हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए, डेरिवेटाइजेशन। बात करते हैं डेरिवेटाइजेशन के बारे में। तो डेरिवेटाइजेशन इज स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन and reactive functional group in the targeted compounds and the corresponding reaction group of the derivatization reagent are prerequisite for the derivatization. Complexation क्या है? Complexation usually non-covalent interaction between two or more substances that are capable to independent existence. And hydrotropy की बात करेंगे तो it indicates the increase in solubility in water of the various substances due to the presence of large number of additives. Next question देखते हैं। The description of outer appearance of the crystal. जो क्रिस्टल होता है उसका आउटर अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी क्रिस्टल हैबिट, ऑप्शन सी क्रिस्टल साइज, ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो क्रिस्टल का आउटर अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन कहलाता है क्रिस्टल हैबिट्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिस्टल हैबिट एंड क्रिस्टल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग कैन अफेक्ट द बल्क एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज विच रेंज फ्रॉम द फ्लोएबिलिटी टू द केमिकल स्टेबिलिटी। जो क्रिस्टल हैबिट होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो दोनों बल्क और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। क्रिस्टल हैबिट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टल हैबिट क्या है, जो हमारा बाहर से क्रिस्टल दिखता कैसा है, ये इसी चीज को बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? द इंटरनल स्ट्रक्चर इज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन द सॉलिड। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है। लाइक इस क्रिस्टल की बात करेंगे हम तो इसका मॉलिक्यूल कैसे अरेंज्ड हैं, इस चीज को बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। और बाहर से जो क्रिस्टल कैसे दिख रहा है इस चीज को बोलेंगे कि हम लोग क्रिस्टल हैबिट। सिंगल इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड कैन हैव सेवरल डिफरेंट हैबिट्स डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट। चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर यूजुअली अल्टर द क्रिस्टल हैबिट। अगर हम लोग क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका बाहरी संरचना चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन द सॉलिड। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन द सॉलिड, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, बी क्रिस्टल हैबिट, सी क्रिस्टल साइज, डी पॉलीमॉर्फिज्म। सो राइट आंसर है इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the polymorph which can be changed from one form into another by varying temperature or pressure is called। वो पॉलीमॉर्फ कौन सा पॉलीमॉर्फ होता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ, ऑप्शन बी है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ, ऑप्शन सी है डाइट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ, ऑप्शन डी है पॉलीट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। सो पॉलीमॉर्फ क्या होता है? पॉलीमॉर्फ इज द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टल स्पीसीज विद इन द डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस। पॉलीमॉर्फ दो टाइप का होता है, एक होता है एनेंसियोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक।
उसके बाद किसी तीसरे टाइप का पॉलीमार्फ नहीं पाया जाता। सो ये दोनों आंसर इनकरेक्ट है। और वो पॉलीमार्फ जो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्सिबली कन्वर्ट होता है, जो कि फिर से चेंज हो सकता है, वो होता है इनएनिसोट्रॉपिक पॉलीमार्फ। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए, इनएनिसोट्रॉपिक पॉलीमार्फ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन में है कि पॉलीमार्फ का डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टल स्पीसीज विथ डिफरेंट इंटरनल लैटिस। पॉलीमॉर्फ दो टाइप का होता है, एक होता है इनएनिसोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। जो इनएनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिवर्सिबली चेंज होता है। इस वजह से चेंज होता है बाय द वेरिंग ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो जो इनएनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ है वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है सल्फर। और सेकंड हमारा है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मोनोट्रॉपिक जो पॉलीमॉर्फ होता है वो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अनस्टेबल होता है। इसका एग्जांपल होता है ग्लिसराइल स्टीरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फ विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर is called as option A inesiotropic polymorph, option B monotropic polymorph, option C ditropic polymorph, option D polytropic polymorph। so right answer है हमारा option B monotropic polymorph। next question है which polymorph of chloramphenicol is most stable? option A chloramphenicol A, option B chloramphenicol B, ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकॉल सी, ऑप्शन डी क्लोराम्फेनिकॉल डी। हम जानते हैं कि एक क्रिस्टल का डिफरेंट टाइप का पॉलीमॉर्फ फॉर्म अवेलेबल रहता है, जिसमें से एक फॉर्म मोस्ट स्टेबल रहता है, रिमेनिंग अदर मेटास्टेबल रहता है। और जो मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ रहता है वो भी एक फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन पे आने पे वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग क्लोराम्फेनिकॉल का, तो क्लोराम्फेनिकॉल का 3 पॉलीमॉर्फ अवेलेबल है, पॉलीमॉर्फ ए, बी एंड सी। जिसमें से हम लोग पॉलीमॉर्फ बी का बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और रिमेनिंग दोनों पॉलीमॉर्फ होता है वो मेटास्टेबल होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग प्री फार्मुलेशन इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पॉलीमॉर्फ दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो एक बहुत वेरियस एग्जांपल हैं। बात करेंगे फर्स्ट क्लोराम्फेनिकॉल का, तो क्लोराम्फेनिकॉल एग्जिस्ट ए बी सी फॉर्म्स ऑफ दिस बी फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट प्रिफरेबल। जो क्लोराम्फेनिकॉल होता है उसको 3 टाइप का पॉलीमॉर्फ होता है, जिसमें पॉलीमॉर्फ बी फॉर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा इसी को प्रीफर किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का भी 3 पॉलीमॉर्फ होता है, पॉलीमॉर्फ 1, पॉलीमॉर्फ 2, पॉलीमॉर्फ 3। जो पॉलीमॉर्फ 3 फॉर्म होता है वो 20 टाइम मोर वाटर सोल्यूबल होता है देन अदर फॉर्म्स। जो राइबोफ्लेविन 3 होता है वो 20 टाइम मोर सोल्यूबल होता है राइबोफ्लेविन 1 एंड 2 के कंपैरिजन में। उसी तरह कार्टिसोन एसीटेट की बात करेंगे तो इसका 5 पॉलीमॉर्फ फॉर्म होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से पॉलीमॉर्फ 2 इज द मेटा स्टेबल। पॉलीमॉर्फ 2 जो होता है वो मेटा स्टेबल होता है, और उसका सबसे मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ होता है वो भी पॉलीमॉर्फ 2 ही होता है। और इसका जो सबसे कम सोल्यूबल होता है वो पॉलीमॉर्फ फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फ 5, जो कि सबसे कम सोल्यूबल होता है। बात करेंगे अगर एक और ड्रग आता है एंटीबायोटिक है ये भी, नोवायोसिन, विच हैव 2 पॉलीमॉर्फ। इसका 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है। एमार्फस पॉलीमॉर्फ हैज मोर सोल्यूबल एंड रीडली एब्जॉर्बेबल। जो नोवायोसिन का जो एमार्फस पॉलीमॉर्फ फॉर्म होता है वो मोर रीडली सोल्यूबल होता है और रीडली एब्जॉर्बेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर करेंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। जो काउंटर करेंट और फिल्टर प्रोब मेथड किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए लॉग पी, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइनिटी, ऑप्शन सी पीएच, ऑप्शन डी सोल्युबिलिटी। सो कुल्टर काउंटर ए प्रोब मेथड
लॉग पी को डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉग पी क्या होता है? लॉग पी होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू इमिसिबल लिक्विड्स it will distributed itself between the two phase in fixed ratio which is referred to as a partition coefficient. So इसमें क्या किया जाता है? एक ड्रग ले लिया जाता है, कोई भी अननोन ड्रग ले लिया जाता है, उसको टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं एक ऑक्टेनॉल हो गया और एक वाटर हो गया, इन दोनों लिक्विड में ड्रग को डिसॉल्व किया जाता है। सो ड्रग एक रेशियो में ड्रग का कुछ पार्ट ऑक्टेनॉल पे डिसॉल्व होगा और कुछ पार्ट वाटर में डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक रेशियो क्रिएट हो जाएगा, जो ड्रग है वो ऑक्टेनॉल में कितना डिसॉल्व हुआ और वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। इस पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन के लिए 3 मेथड यूज करते हैं। एक शेक फ्लास्क मेथड, जो ये वाला मेथड है, दूसरा है क्रोमेटोग्राफिकल मेथड जिसको लाइक TLC एंड HPLC, और तीसरा होता है काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड। सो काउंटर करंट एंड फिल्टर प्रोब मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन लॉग पी या पार्टीशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। जो हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी होता है वो किसके स्टडी के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी सरफेस एरिया, ऑप्शन सी क्रिस्टल, ऑप्शन डी प्यूरिटी। तो जो हमारा हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी होता है वो डिटरमाइन करता है क्रिस्टल को। क्रिस्टल की स्टडी के लिए यूज करते हैं हम लोग हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी। सो राइट आंसर है आंसर सी क्रिस्टल्स। इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। तो वेरियस टाइप कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं क्रिस्टल के स्टडीज के लिए? फर्स्ट होता है माइक्रोस्कोपी टेक्निक, सेकंड होता है हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी टेक्निक, थर्ड होता है थर्मल एनालिसिस, फोर्थ होता है एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक। इन 4 टेक्निक की मदद से हम लोग क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। सो बात करेंगे हम लोग हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी का। तो हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं? द पोलराइजिंग microscope fitted with the hot stage is useful instrument for the investigation of polymorphism। एक जो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है उसको हॉट स्टेज पे फिट किया जाता है। ये किस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मेल्टिंग पॉइंट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ ट्रांजिशन एट कंट्रोल हीटिंग रेट में इसका यूज होता है। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इज अ फ्यूजन टेक्निक whereby approximately 1 milligram of material is spread on the microscope slide। जो हार्ट स्टेज माइक्रोस्कोपी होता है वो फ्यूजन टेक्निक से वर्क करता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम जो मटेरियल होता है जिसका हम लोग स्टडीज करने वाले हैं उसको स्लाइड के ऊपर में स्प्रेड किया जाता है। वो स्लाइड हार्ट स्टेज पे प्लेस रखा जाता है, उसके बाद हीट किया जाता है। The sample can be heated at different rate and the sample chamber। जो सैंपल होता है वो डिफरेंट रेट पे हीट गर्म किया जाता है सैंपल चेम्बर पे। एंड द एटमॉस्फेयर कैन बी कंट्रोल, और एटमॉस्फेयर को कंट्रोल में रखा जाता है। द सैंपल चेम्बर आल्सो अलाउ द लाइट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप पास टू द माइक्रो। जो सैंपल चेम्बर होता है जो वो लाइट को भी अलाउ करता है जो कि माइक्रोस्कोप से पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच इन कॉन्टेक्स्ट टू डिसोल्यूशन एपरेटस। सो यहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ यूएसपी के डिसोल्यूशन एपरेटस दिया गया है, उसमें से एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको सेपरेट आउट करना है। सो हम लोग बात करेंगे, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क, ऑप्शन बी टाइप 2 पैडल, ऑप्शन सी टाइप 6 फ्लो थ्रू सेल, ऑप्शन डी टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। सो हम लोग यूएसपी के डिसोल्यूशन एपरेटस की बात करेंगे तो टाइप 1 एपरेटस में आता है बास्केट, टाइप 2 में आता है पैडल, टाइप 3 में आता है
रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। टाइप 4 में आता है फ्लो थ्रू सेल। टाइप 5 में आता है पेडल ओवर डिस्क। और टाइप 6 में आता है सिलेंडर टाइप। और टाइप 7 में आता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर या रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि टाइप 4 में दिया गया है फ्लो थ्रू सेल, जो कि गलत है। सो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, फ्लो थ्रू सेल। जबकि टाइप 6 में आता है सिलेंड्रिकल टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस, और जो फ्लो थ्रू सेल है वो टाइप 4 डिसोल्यूशन एपरेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड, सब्सटेंस स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द 24 आवर्स एट 80% RH called slightly hygroscopic and increase in weight। सो यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम किसी सब्सटेंस को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 24 आवर्स स्टोर करके रख रहे हैं, तब उस स्टोर्ड सब्सटेंस का वेट में इंक्रीज होगा। तो कितना उसके वेट में इंक्रीज होगा, तब हम उसको स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलेंगे। ऑप्शन ए है 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 50% वेट बाय वेट। ऑप्शन बी है मोर देन 2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 20% वेट बाय वेट। ऑप्शन सी है मोर देन 15% वेट बाय वेट एंड ऑप्शन डी है मोर देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 2% वेट बाय वेट। सो हमारा जो स्टोर्ड ड्रग है उसका वेट अगर मोर देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 2% वेट बाय वेट अगर इंक्रीज हो रहा है उसका वेट, तब उस केस में हम लोग उसको स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलेंगे। सो आंसर डी राइट होगा। एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। तो द यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइडलाइन हैज क्लासिफाइड द डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी इनटू 4 क्लासेस। जो यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइडलाइन है वो डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी को 4 क्लास में क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन द स्टैटिक मेथड आफ्टर स्टोरेज एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स एट 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो अगर हम अपने ड्रग को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 24 आवर्स स्टोर करके रख रहे हैं, तब उस ड्रग के हाइग्रोस्कोपिसिटी पे जो इफेक्ट पड़ने वाला है, मींस वो ड्रग हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, टेंडेंसिटी टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। सो हमारे ड्रग का की कितनी टेंडेंसी है कि वो एटमॉस्फियर से हमारा जो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके अपना वेट गेन कितना कर सके। तो फर्स्ट क्लास है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिसिटी। सो इस क्लास में कौन से ड्रग्स को रखा गया है, ड्रग को हमने स्टोर करके रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे 24 आवर्स के लिए। तब उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व किया कि ड्रग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, हमारा ड्रग का वेट जो है वो मोर देन इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 2% वेट बाय वेट उस ड्रग का इंक्रीज हुआ। तो उस ड्रग को हम लोग रख दिए स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक क्लास में। सेकंड जो है उस ड्रग का वेट इंक्रीज कितना हुआ, मोर देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 15% वेट बाय वेट। 0.2% से ज़्यादा वेट इंक्रीज हुआ और 15% से कम इंक्रीज हुआ उसका वेट। सो उस ड्रग को हाइग्रोस्कोपिक क्लास में रख दिए। और जिस ड्रग का वेट 15% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ या 15% तक इंक्रीज हुआ, उस ड्रग को वेरी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के क्लास में रखा गया। एक क्लास और आया डेली क्वेश्चन। कुछ ड्रग थे जिसने
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटीज पे जो एटमॉस्फियर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो ड्रग सॉलिड फॉर्म से सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, उस ड्रग को डेलिक्यूसेंट क्लास में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ थर्मल मेथड ऑफ द आइडेंटिफाइंग पॉलीमॉर्फ। इसमें से कौन सा मेथड है वो थर्मल मेथड नहीं है पॉलीमॉर्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन ए है डीएससी, मीन्स होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री। ऑप्शन बी डीटीए, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ऑप्शन सी है एफटीआईआर, इसका मतलब होता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डी है टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अगर बात करेंगे हम लोग डीएससी और डीटीए क्या, तो ये जो पॉलीमॉर्फ है उसका हीट लॉस या गेन को मेजर करता है, हीट के लॉस को या गेन को मेजर करता है। सो हीट के लॉस और गेन को मेजर किया तो ये एक थर्मल मेथड हुआ। अगर बात करेंगे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, तो ये तो नाम से ही क्लियर है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये भी थर्मल मेथड है। अगर बात करेंगे हम लोग एफटीआईआर का, सो ये एफटीआईआर जो है वो थर्मल मेथड नहीं है। ये जो पॉलीमॉर्फ है उसका डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होता है, उसके बेस पे डिफरेंट नंबर्स आते हैं, उसके बेस पे डिटरमाइन करता है पॉलीमॉर्फ को। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एनालिटिकल मेथड फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ को कैरेक्टराइजेशन करने के लिए डिफरेंट एनालिटिकल मेथड होता है। सो फर्स्ट बात करेंगे डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरोमेट्री मीन्स डीएससी एंड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस मीन्स डीटीए का। सो इट मेजर द हीट लॉस और गेन। जो ये पॉलीमॉर्फ के का हीट लॉस और गेन को मेजर करता है रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल और केमिकल चेंजेस विद इन अ सैंपल एज अ फंक्शनल टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, मेजर चेंज इन सैंपल वेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर। जो सैंपल के वेट को टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ मेजर करता है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में होता है। नेक्स्ट यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। इट इज इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर द स्टेबलाइज टू बेस reproducibility of the crystal from the X-ray power diffraction। नेक्स्ट होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी also able to distinguish different polymorphic form of a compound since different arrangement of the atom in solid state will leads to different molecule environments and leads to different stretching frequencies। जो पॉलीमॉर्फ होता है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पे जो हमारा आईआर है वो डिफरेंट टाइप का स्ट्रेचेस देता है, उसके बेसिस पे हम लोग पॉलीमॉर्फ को कैरेक्टराइज करके डिसइंटीग्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इन द डिजाइन ऑफ द डोसेज फॉर्म ऑफ द लिक्विड ड्रग्स। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है डोसेज फॉर्म डिज़ाइन करने में, लिक्विड ड्रग्स का जो हमारे लिक्विड ड्रग्स होते हैं उनका डोसेज फॉर्म डिज़ाइन करने में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वोलेटिलिटी, ऑप्शन बी फिजिकल डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी सोल्यूबिलिटी, ऑप्शन डी डिसोल्यूशन। सो अगर डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो लिक्विड ड्रग के डिसोल्यूशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सोल्युबिलिटी भी क्या भी बात करेंगे तो लिक्विड ड्रग की सोल्युबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती अगर लाइक मॉलिक्यूल है तो भी इसका चांसेस नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे वोलेटिलिटी का, तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है लिक्विड ड्रग का। ये फिजिकल डिग्रेडेशन है, ये तो सारे के सारे ड्रग्स का प्रॉब्लम है। सो राइट आंसर है आंसर ए वोलेटिलिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मोस्ट ड्रग यूज्ड
टुडे आर सॉलिड मटेरियल एंड लेस नंबर आर ड्रग आर लिक्विड इन नेचर। आज हम जितने भी ड्रग यूज़ करते हैं उसमें से मैक्सिमम ड्रग हैं वो सॉलिड नेचर से होते हैं, बहुत ही कम ड्रग होते हैं जो कि लिक्विड नेचर के होते हैं। लिक्विड ड्रग्स हैव टू प्रॉब्लम इन डिजाइन इन डोसेज फॉर्म। लिक्विड ड्रग्स होते हैं उसमें मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं डोसेज फॉर्म डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम होता है द वोलेटिलिटी। जो लिक्विड ड्रग होता है वो वोलेटिलिटी मतलब वो इवोपरेट होता है, उसको रोकने के लिए उसको सील करके रखा जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जो लिक्विड ड्रग होता है वो टेबलेट के फॉर्म में फार्मूलेट नहीं किया जा सकता, जो कि टेबलेट मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म है अभी के डेट पे। सो लिक्विड ड्रग्स का टेबलेट में फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू इजी मेथड आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट लिक्विड ड्रग इन सॉलिड डोसेज फॉर्म। इन दोनों प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक दो इजी मेथड डेवलप किया गया है। तो जो लिक्विड ड्रग्स है उसको सॉलिड फॉर्म डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना दिया जाता है। जो लाइक विटामिन ए जो होता है वो लिक्विड नेचर में होता है, लिक्विड होता है, उसको सॉलिड डोसेज फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना के विटामिन ए का कैप्सूल हमेशा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आता है। और दूसरा होता है सेकंड मेथड इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ड्रग इनटू देयर डेरिवेटिव्स सच एज सॉल्ट और एस्टर। जो लिक्विड ड्रग होता है उसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि वह सॉलिड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो इसको पेलोपोलामीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसका अगर सॉल्ट फॉर्म की बात करेंगे हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट का तो इसको पोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है जिसका इजीली हम लोग टैबलेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिटिकल मेथड फॉर द मॉनिटरिंग द मॉइस्चर लेवल एक्सेप्ट। वो कौन सा मेथड है जिससे हम लोग मॉइस्चर लेवल डिटरमाइन नहीं कर सकते? आंसर है ए थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ऑप्शन बी कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ऑप्शन सी हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन डी गैस क्रोमेटोग्राफी। सो अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज़ करते हैं, कार्ल फिशर टाइट्रेशन भी यूज़ करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ करते हैं। बट हार्ट स्टेज माइक्रोस्कोपी इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए यूज़ करते हैं। सो हार्ट स्टेज माइक्रोस्कोपी मॉइस्चर लेवल को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऑप्शन है ए अनस्टेबल, बी मेटास्टेबल, ऑप्शन सी हाइड्रेट्स, ऑप्शन डी स्टेबल। सो इनमें से कौन सा ड्रग है, इनमें से ड्रग का कौन सा फॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा? तो हमारा इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा स्टेबल। जो स्टेबल फॉर्म होता है ड्रग का वो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो राइट आंसर होगा आंसर डी स्टेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ द वीकली एसिड ड्रग इज अ फंक्शन ऑफ pH कैन बी प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जो वीक एसिडिक ड्रग है उसके सोल्युबिलिटी को किस इक्वेशन से प्रेडिक्ट करते हैं? ऑप्शन ए है S इक्वल टू S01 प्लस A1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी है S इक्वल टू S01 प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपॉन K2। ऑप्शन सी है S इक्वल टू S01 प्लस K1 अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी है S इक्वल टू S01 प्लस K2 अपॉन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अगर बात हो रही है हमारी एसिडिक ड्रग की, सो एसिडिक ड्रग कौन सा है? एसिड विच हैव टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन। सो प्रोटॉन कौन किस में है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेयर अगर बात करेंगे इक्वेशंस की तो फॉर द वीक एसिडिक ड्रग के लिए होता है
एस इज इक्वल टू H0 1 प्लस K1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर द वीक एसिड ड्रग के लिए। और अगर बेस की बात करेंगे तो यह जस्ट अपोजिट हो जाता है, जहाँ पे एस का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, H0 का मतलब होता है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, और K1 होता है डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और K2 होता है डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इज पर द BCS क्लासिफिकेशन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड केप्ट ऑन द विच क्लास? ऑप्शन ए हाई सोल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, लो सोल्युबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, हाई सोल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी। ऑप्शन डी है लो सोल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ड्रग के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड कौन सी क्लास का है? डायूरेटिक क्लास का ड्रग है। और ऑल डायूरेटिक क्लास ड्रग को BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लास BCS क्लास 4 में रखा गया है, जो कि है लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। सो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा आंसर डी, लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा BCS क्लासिफिकेशंस के बारे में। सो BCS क्लासिफिकेशंस 4 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, BCS क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 में वाला जो ड्रग्स हैं उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और उसकी परमिएबिलिटी भी हाई होती है। इसका एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर लाइक मेटोप्रोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल। जो BCS क्लास 2 में जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी तो लो होती है लेकिन परमिएबिलिटी हाई होती है। इसका एग्जांपल है NSAIDs ड्रग लाइक कीटोप्रोफेन एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लाइक कार्बामाजेपिन। अगर हम लोग बात करेंगे BCS क्लास 3 की, तो इसमें जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी होती है वो तो हाई होगी बट उसकी परमिएबिलिटी लो होती है। इसका एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर लाइक एटेनोलॉल एंड H2 एंटागोनिस्ट रेनेटिडिन, जो कि एसिडिटी के लिए यूज़ होता है या फिर अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अब लास्ट क्लास में रखा गया है BCS क्लास 4 में लो सोल्युबिलिटी ड्रग एंड लो परमिएबिलिटी ड्रग को। इसका एग्जांपल है जो डायूरेटिक्स है उनको रखा गया है लाइक हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशंस। ऑप्शन ए है टू प्रिडिक्ट सोल्युबिलिटी एट एनी pH provide that CO and pKa are unknown. B. To determine pKa. C. To facilitate the selection of suitable salt-forming compound. Option D है all of the above. तो जो हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन है उसका यूज क्या क्या है? टू प्रिडिक्ट सोल्युबिलिटी एट एनी pH, किसी भी pH पे सोल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए जब CO and pKa अब अननोन हो। टू डिटरमाइन pKa को डिटरमाइन करने के लिए। टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल साल्ट फार्मिंग कंपाउंड, जो साल्ट फार्मिंग कंपाउंड के सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन इन तीनों चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन होता क्या है? इट प्रोवाइड्स an estimation of the ionized and unionized drug concentration at a particular pH। जो हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन होता है वो आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग के कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करता है किसी भी pH पे। जो हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन होता है फॉर द एसिडिक कंपाउंड pH इक्वल टू pKa प्लस log अनआयोनाइज्ड ड्रग अपॉन आयोनाइज्ड ड्रग, and for the basic compound pH is equal to pKa plus log ionized drug upon unionized drug। यूज ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज क्या होता है, कहाँ होता है? टू डिटरमाइन pKa को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। टू प्रेडिक्ट सोल्युबिलिटी एट एनी pH, किसी भी pH पर सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साल्ट फार्मिंग कंपाउंड, जो सुटेबल साल्ट फार्मिंग कंपाउंड के सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है इस इक्वेशन का। टू प्रोवाइड द सोल्युबिलिटी एंड pH
प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है उसका सोल्युबिलिटी और पीएच प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए भी यूज होता है हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड टू डिटरमाइन पीकेए। पीकेए को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड होता है? ऑप्शन ए कंडक्टिविटी मेथड, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोमेट्री मेथड, ऑप्शन डी डिफरेंशियल स्केल कलरीमेट्री मेथड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो पीकेए डिटरमाइन करने के लिए कंडक्टिविटी मेथड भी यूज होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड भी यूज होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम रिपोर्टेड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीकेए। कौन कौन सा मेथड होता है जिससे हम लोग पीकेए डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऑप्शन सेकंड होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड होता है पीएच सोल्युबिलिटी प्रोफाइल एंड कॉमन आयन इफेक्ट, फोर्थ होता है एचपीएलसी टेक्निक, फिफ्थ होता है कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिक्स होता है फोमिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉन्टेनियस पासेज ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल सोल्यूट मॉलिक्यूल इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोप और डिटर्जेंट in which thermodynamically stable solution is formed is known as A. Solubility, B. Solubilization, C. Complexation, D. Dielectric constants. So spontaneous passage of poorly water soluble solute molecule into aqueous solution of soap और detergent. So solubility होता है, solubility तो नहीं हो सकता इसका आंसर। बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन में, तो कॉम्प्लेक्सेशन में होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड टू और मोर कंपाउंड टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एक सरफेस चार्ज होता है मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो ऑप्शन बी हमारा सोल्युबलाइजेशन इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो सोल्युबलाइजेशन, जिसको हम लोग माइसलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, सोल्युबलाइजेशन हैज बीन डिफाइंड बाय द मैकबेन। जो मैकबेन है वो सोल्युबलाइजेशन को डिफाइन किए हैं द spontaneous passage of poorly water soluble solute molecule into an aqueous solution of soap or detergent in which the thermodynamically stable solution are formed। अगर हम लोग जो poorly water soluble molecule है उसको एक डिटर्जेंट या सोप के aqueous solution से पास करेंगे तब थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। सोल्युबलाइज ये एजेंट का एग्जांपल है पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटॉन फैटी एस्टर, जिसको ट्विन सीरीज के नाम से भी जानते हैं, पॉलीऑक्सीइथाइलिन मोनो एल्काइल ईथर, जिसको ब्रिज के सीरीज के नाम से जानते हैं, सुक्रोज मोनोएस्टर और लैनोलिन एस्टर एंड लैनोलिन ईथर एंड एस्टर्स, जो कॉमन एग्जांपल होता है सोल्युबलाइज एजेंट के लिए। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे हम लोग, तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू स्टोर अ चार्ज एंड क्वांटिफाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इट कैन सीन्स इन द वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78.5 होता है, रिलेटिव दैट ऑफ मेथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 31.5 होता है। इवन थ्रू द बोथ आर कंसिडर्ड टू बी पोलर सॉल्वेंट, हालांकि दोनों ही पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सेशन की बात करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्सेशन यूजुअली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल दैट कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वुड्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर ए डिटरमाइन इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, बी डिटरमाइन पार्टिकुलेटेड डिसोल्यूशन, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिटरमाइन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। सो वुड्स एपरेटस किस चीज के लिए यूज होता है? वुड सेपरेटर्स यूज करते हैं डिटरमाइन द इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन के लिए।
जो ड्रग का इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन के लिए स्टडीज़ के लिए वुड्स एपरेटस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं रोटेटिंग डिस्क मेथड्स के नाम से। तो ये क्या होता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम द कांस्टेंट सरफेस एरिया, एक कांस्टेंट सरफेस एरिया पे डिसोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए वुड्स एपरेटस का यूज़ करते हैं। A constant surface area is obtained by the compressing powder into disk of unknown area, which is a die and punch apparatus. The rotating disk method or Woods apparatus permits the hydrodynamics of the system to varied in a mathematically well-defined manner. जो वुड्स apparatus होता है वो इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन के स्टडीज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है साल्ट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ इमीडिएट रिलीज टेबलेट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टोसलेट, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, ऑप्शन सी इसाइलेट एंड ऑप्शन डी इम्बोनेट। तो बात यह किया जा रहा है यहाँ पे इमीडिएट रिलीज टेबलेट का। सो इमीडिएट रिलीज टेबलेट की मतलब हम लोगों को डिसोल्यूशन फास्ट चाहिए टेबलेट का। सो डिसोल्यूशन फास्ट चाहिए तो हमारा साइट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा स्टमक पे मिलने क्या रहता है, HCl रहता है। सो इस केस में अगर हम लोग इमीडिएट रिलीज टेबलेट बनाने के लिए हम लोग दो टाइप का साल्ट यूज़ करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक साल्ट यूज़ करते हैं और दूसरा साल्ट यूज़ करते हैं सोडियम साल्ट। सो इमीडिएट रिलीज टेबलेट बनाने के लिए HCl साल्ट का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साल्ट फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं थोड़ा सा। सो कन्वर्टिंग अ मॉलिक्यूल इनटू साल्ट फॉर्म इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच टू द सिग्निफिकेंटली इनहेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो साल्ट फॉर्मेशन होता है उसको बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इंक्रीज द सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बायोएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट को मास्किंग के लिए, किसी ड्रग का टेस्ट बिटर है तो उसको मास्क करने के लिए उसको साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसका अगर लिक्विड फॉर्म है तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिक्रीज द साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, फॉर द कंट्रोल रिलीज के लिए भी साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ साल्ट फॉर्म मस्ट मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो साल्ट फॉर्म का कन्वर्जन है वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ लिथियम साल्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो लिथियम साल्ट होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है उसके यूज़ को। फॉर इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन सोडियम एंड हाइड्रोक्लोराइड साल्ट इज यूज्ड। जो इमीडिएट रिलीज टेबलेट होता है उसके लिए सोडियम साल्ट और हाइड्रोक्लोराइड साल्ट को यूज़ करते हैं फॉर द बेटर सॉल्युबिलिटी। जो सोडियम साल्ट होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक साल्ट होता है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए उसको इमीडिएट रिलीज टेबलेट फार्मूलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे डिलेड रिलीज फार्मूलेशन के लिए, तो उसके लिए हमको लो सॉल्युबिलिटी का साल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। डिलेड रिलीज मतलब उसको लेट तक हमको इंटेस्टाइन में रखना है, तो उसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी को हमको कम करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी कम करेंगे कैसे, उसको साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्युबिलिटी को कम करेंगे। तो डिलेड रिलीज फार्मूलेशन के लिए मेनली टोसलेट, स्टेलेट एंड इम्बोनेट साल्ट यूज होता है। अब साल्ट फॉर्मेशन का एक और रीजन होता है पेशेंट कंप्लायंस। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे तो जो सेफलोस्पोरिन क्लासेस के जितने भी इंजेक्शन है वो साइट ऑफ इंजेक्शन पे काफ़ी पेन कॉज कराता है। सो उस पेन को कम अगर हम लोग सेफलोस्पोरिन क्लास का जो ड्रग है उसको मार्फोलिन साल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो पेन होता है साइट ऑफ इंजेक्शन पे वो बहुत हद तक कम हो जाता है। वैसे ही टेस्ट मास्किंग के लिए साल्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू इमिसिबल लिक्विड इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन द टू फेज इन अ फिक्स रेशियो व्हिच इज रिफर्ड टू एज ए पार्टीशन कोफिशिएंट, बी आयोनाइजेशन कोफिशिएंट, सी डिसोल्यूशन, सी इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी।
इस डेफिनेशन का ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन अ सोल्यूट इज एडेड टू टू इमिसिबल लिक्विड, अगर हम लोग किसी ड्रग को किसी दो इमिसिबल लिक्विड पे डिसॉल्व करते हैं तो वो उसका एक अलग अलग कंसंट्रेशन पे एक रेशियो पे दोनों लिक्विड्स पे उसका रेशियो आ जाता है, फिक्स रेशियो पे। सो उस चीज़ को बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डेफिनेशंस के बात हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं पार्टीशन कोफिशिएंट का। सो और कुछ और भी बात करते हैं इसका। वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड इन डिटरमाइंड इन पार्टीशन कोफिशिएंट, जो पार्टीशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन के लिए वेरियस सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें से है क्लोरोफॉर्म, ईथर, एमाइल एसीटेट। इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट द एन ऑक्टेनॉल and water partition coefficient is most commonly used। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट को कॉमनली यूज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द पार्टीशन कोफिशिएंट स्टडीज। सो उसका आंसर है एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट फॉर द अनआयोनाइज्ड ड्रग के लिए होता है P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन वाटर। और वही बात करेंगे आयोनाइज्ड ड्रग के लिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। इफ P इज मोर देन 1, अगर पार्टीशन कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा होगा तो ड्रग लिपोफिलिक होगा, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट 1 से कम होगा तो ड्रग हाइड्रोफिलिक होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कार्स इंडेक्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज। कार्स इंडेक्स किस टाइप की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है? कार्स इंडेक्स ए होता है पार्टिकल साइज, बी होता है पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, सी होता है सरफेस एरिया, डी होता है एंगल ऑफ रिपोज। सो कार्स इंडेक्स, जिसको कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, ये पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। सो राइट आंसर होगा आंसर बी, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो कार्स इंडेक्स मेजर द फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी बाय कंप्रेसिबिलिटी, जो इट आल्सो नोन एज कार्स इंडेक्स। जो कार्स इंडेक्स होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो कार्स इंडेक्स इज इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। It is simple, fast and popular method of predicting the powder flow characteristic। अगर कार्स इंडेक्स का कुछ लिमिट सेट है उसके बात करते हैं, तो अगर इफ कार्स इंडेक्स इज 5 to 15 देन पाउडर फ्लो सोज एक्सीलेंट। इफ कार्स इंडेक्स इन 12 to 16 देन पाउडर फ्लो टाइप सोज गुड। And if cards index 18 to 21 then powder flow is fair to passable। If cards index is 23 to 35 then it's a poor flow property, and if cards index 33 to 38 it's a very poor flow property, and if cards index is more than 40 then it's so extremely poor flow properties। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।